नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। देखो, जैसा कि हम लोग जो कि सोशियोलॉजी का जो ऑप्शनल का बुक है एस एस पांडे जी का, ये बुक देख लो यहाँ पे, इसी को जो कि कवर कर रहे थे चैप्टर वाइज। देखो यहाँ पे जो कि अभी तक हमने जो कि कार्ल मार्क्स को, दुर्खिम को, वेबर को, ये जो समाजशास्त्री थिंकर, इनको कवर कर लिया है। आज हम किसकी बात करेंगे? टालकट पार्सन्स की। ठीक है, टालकट पार्सन्स भी इंपॉर्टेंट है। इनसे देखो जो आपका यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, उसमें देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे जो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन देखे गए हैं, एक दो क्वेश्चन जो कि शॉर्ट से भी देखे गए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक क्या है हमारा? सामाजिक क्रिया का सिद्धांत यानी सोशल एक्शन का सिद्धांत है। सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम का जो सिद्धांत है वो, और समाज के संदर्भ में मार्क्स और पार्सन्स की तुलना करेंगे। और एक इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिमान, चर व परिवर्तन का जो टॉपिक है वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक के साथ शुरू करेंगे? सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया जाता है। पार्सन्स जी के बारे में थोड़ा समझ लो कि पार्सन्स कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले जो कि समाजशास्त्री हैं। और इन्होंने देखो जो मेलिनोस्की हैं उनके साथ देखो आदिवासी जो समूह था उस पर जो भी काम करना था, उसके मेलिनोस्की के साथ इन्होंने काम वगैरह भी किया है। और साथ ही यहाँ पे देखो बताया जाता है कि जो आपके पार्सन्स है ये जो कि पहले आपके अर्थशास्त्र के अध्यापक रहे हैं। ठीक है, यानी पहले ये इकोनॉमिस्ट थे, फिर बाद में जो कि इन्होंने जो कि समाजशास्त्र के प्रोफेसर भी बन गए हैं आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहले इकोनॉमी के जो कि अध्यापक थे, फिर बाद में इनका जो कि सोशियोलॉजी पे जो कि इंटरेस्ट बढ़ा, उसके बाद उन्होंने उसका रिसर्च किया, अध्ययन किया। उसके बाद वो इसी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो कि सोशियोलॉजी के प्रोफेसर भी बन गए। ठीक है, तो ये इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने देखा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि जो पार्सन्स का, यहाँ पे थोड़ा सा पार्सन्स के विचार के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से पार्सन जो कि अपने समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। देखो कहा जाए कि पार्सन्स का उद्देश्य समाजशास्त्र में ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना था जिससे सही सामाजिक स्थिति की वैज्ञानिक पड़ताल हो सके। यानी कि इनका कहने का मतलब कि समाजशास्त्र को हमको कोई मतलब इस तरह से अध्ययन करना चाहिए जिससे जो सामाजिक स्थिति है उसका अधिकतम सही मान निकल सके। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ अधिक से अधिक जो कि उसकी मान जो कि सही हो, और वो देखो वैज्ञानिक विधि पर उसका पड़ताल भी किया जा सके। एक तरह से कह लो कि ये थोड़ा सा प्रकारवाद के पक्ष में बात करते हैं। वे एक बात और मैं बताता हूँ, आपका जो पार्सन्स है ये आपके प्रकारवादी हैं। ठीक है, प्रकारवादी जैसे जो प्रकारवादी मतलब जो मानते हैं कि समाज में आपस में सहयोग होता है, संघर्ष की स्थिति बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? प्रकारवादी भी है और प्रत्यक्षवादी भी हमको देखने को मिल रहा है। वे ऐसी अवधारणाओं को बनाना चाहते थे जो अमूर्त हो, जिनके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को समझा जा सके। इसके लिए उन्होंने अपनी सबसे पहली पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने क्रिया सिद्धांत यानी कि एक्शन थ्योरी को बताया। मतलब कोई व्यक्ति कोई क्रिया करता है तो कैसे करता है, किस आधार पर करता है, उसका समाज से क्या संबंध क्या प्रभाव पड़ता है, क्या संबंध होता है। तो इसी का अध्ययन जो कि इन्होंने किया और एक बुक लिख दी इसके ऊपर, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जिसमें जो कि क्रिया सिद्धांत का अध्ययन उन्होंने उसे बताया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहा जाता है कि इस सिद्धांत में उन्होंने यूरोप के कई विचारकों जैसे दुर्खिम, वेबर, मार्क्स, पेरेटो और मार्शल के विचारों को समन्वित करते हुए ऐच्छिक क्रिया सिद्धांत को निर्माण किया है। अब देखो हो सकता है कि ऐच्छिक क्रिया सिद्धांत के संबंध में शॉर्ट नोट लिखने का तो आपको समझना चाहिए कि ये केस की बात हो रही है, ये पार्सन्स का जो सामाजिक क्रिया सिद्धांत है उसी की बात की जा रही है। और इसमें तो एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जो पार्सन्स का सामाजिक क्रिया का है, कोई भी स्टडी का है, वो देखो दुर्खिम, वेबर, मार्क्स, पेरेटो और मार्शल इनकी स्टडी पर आधारित होगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये देखो, ये इकोनॉमी के टीचर भी थे, तो इनके स्टडी में थोड़ा बहुत इकोनॉमी का भी झलक देखने को मिलेगा। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे आगे बोला जा रहा है, इसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य जब किसी क्रिया को करता है तो वह साधन और साध्य में विकल्प रखता है और इस विकल्प का प्रयोग करके ही वह क्रिया करता है। यहाँ पहली बार पार्सन्स ने 3 अमूर्त अवधारणाओं को रखा। पहला क्रिया सिद्धांत का मतलब इनके क्या क्या स्टडीज है वो बताया जा रहा है। पहला क्रिया सिद्धांत का सिद्धांत थ्योरी थी, दूसरा सामाजिक व्यवस्था, तीसरा प्रकारवाद। इसके बारे में जो कि आपके जो पार्सन्स हैं उन्होंने अपने विचार दिए हैं। फिर देखो कहा जाएगा सन 1937 में पहली पुस्तक आने के बाद पार्सन्स लगातार 40 वर्षों तक लिखते रहे और कई पुस्तकों के अलावा द सोशल सिस्टम, इनका जो इम्पॉर्टेंट बुक है सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन में, जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक को प्रस्तुत किया। और इन सभी कृतियों में पार्सन्स ने अपने संरचनात्मक प्रकारवाद यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट को विकसित किया। यानी
आपके जो पार्सन्स है वो किस समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी समाज की जो संरचना है वो कैसे कार्य करती है उसके प्रकार पे ये जो कि बल देते हैं। ठीक है, आज चलो इनका पहला टॉपिक जो क्या है सामाजिक क्रिया, इसको समझते हैं। अब देखो ये जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है इसको हम पहले इन्होंने किस तरह से इसका सिद्धांत दिया या फिर किस तरह से इस पर अपने विचार रखे, इसको पूरा समझने से पहले जो सामाजिक क्रिया क्या है पार्सन्स के अनुसार जो कंक्लूजन में इन्होंने बताया था वो पहले देख लेते हैं, ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा कि सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में ये एक्चुअली क्या बताना चाहते हैं अपनी पूरी स्टडी के थ्रू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहते हैं कि किस सामाजिक क्रिया क्या है, ये बताते हैं किसी कर्ता द्वारा लक्ष्य तक पहुंचना ही सामाजिक क्रिया है और यह क्रियाकर्ता के व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के संदर्भ में निरूपित होता है। तो यानी इनका कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति है अगर वो सामाजिक क्रिया करेगा तो किस आधार पर करेगा, अपना कोई ना कोई एक गोल सेट करेगा, कोई ना कोई एक टारगेट सेट करेगा जिसको प्राप्त करने में वो विभिन्न क्रियाएं करेगा और वो विभिन्न क्रियाएं ही व्यक्ति की क्या है सामाजिक क्रिया है। ये बात पहली बात यहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरी बात यहाँ पे ये बोलते हैं जो व्यक्ति का सामाजिक क्रिया है ना वह देखो सामाजिक व्यवस्था यानी जो समाज की व्यवस्थाएं हैं और जो सांस्कृतिक व्यवस्था यानी जो सांस्कृतिक मूल्य वगैरह या फिर नैतिक मूल्य है उनसे जो कि प्रभावित होती है। ये ध्यान रखना, दो बातें हैं कि पहला कि यहाँ पे पहला बात है कि सामाजिक क्रिया लक्ष्य को ध्यान में रख के किया जाता है। लक्ष्य के मान लो कोई हमने टारगेट सेट कर लिया और उसको अचीव करने के लिए जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, जैसे आईएएस एग्ज़ाम हम लोग दे रहे हैं तो आईएएस एग्ज़ाम को पाने के लिए, आईएएस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हम जो भी इसके संदर्भ में क्रिया कर रहे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, बुक मंगवा रहे हैं, जो भी चीज़ें मतलब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, ये सारी क्रिया ये सभी जो एक्टिविटी हम लोग कर रही है क्या आएगी, सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। दूसरी बात ये बोलते हैं जो सामाजिक क्रिया है वो सामाजिक व्यवस्था यानी हमारे समाज के जो नियम कानून है उससे जो कि प्रभावित होती है, और सांस्कृतिक व्यवस्था यानी जो सामाजिक मूल्य है, नैतिकता कि ये सही है कि नहीं है, उचित है कि अनुचित है, ये सब चीज़ें जो कि किसी व्यक्ति की सामाजिक क्रिया को प्रभावित करती है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे इनकी टोटल ओवरऑल कहने की बात यही है कि सामाजिक क्रिया के बारे में यही बात बताते हैं। अब इसी को देखो आगे जो कि पूरा यहाँ पर हम देखेंगे कैसे जो कि ये बातें आती है और इसी को पूरा एक्सप्लेन ये करेंगे एक पेज में। चलो देखते हैं सामाजिक क्रिया का सिद्धांत पार्सन्स का। तो देखो यहाँ पे बताया कि अमेरिकी समाजशास्त्री पार्सन्स ने समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखा है, यानी पार्सन्स बताते हैं जो समाज है एक पूरा व्यवस्था के रूप में है। ठीक है, समाज कोई मतलब छोटी चीज़ नहीं, पूरी की पूरी एक व्यवस्था है तथा सामाजिक क्रिया को इस सामाजिक व्यवस्था की आधारभूत इकाई मानते हुए क्रिया पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब आप समझो कि जैसे एक ये समाज है, पूरा सामाजिक व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था की छोटी छोटी कई सारी इकाई क्या है, सामाजिक क्रिया, यानी कि सामाजिक क्रिया से ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है, या फिर सामाजिक व्यवस्था जो कि सामाजिक क्रिया को जो कि प्रभावित करती है, दोनों एक दूसरे को जो कि प्रभावित करती है। कुछ इस तरह का संबंध जो कि पार्सन्स बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखो, आगे यहाँ पे पार्सन्स लिखते हैं, एक सेकेंड, हाँ पार्सन्स लिखते हैं, पार्सन्स के अनुसार समाज मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का वह संपूर्ण क्षेत्र है जो मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप संभव हुआ। यानी पार्सन्स क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक लाइन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि सामाजिक संबंधों का निर्धारण कैसे हो रहा है, मानवीय क्रियाओं द्वारा ही हो रहा है। यानी जो हमारे सामाजिक संबंध है, लोगों से जुड़ाव है, लोगों से अलगाव, जो भी चीज़ें हो रही है वो सभी किसके आधार पर हो रही है, जो मानव का क्रिया है, जो व्यक्ति का एक्शन है उसी के आधार पर ये सब चीज़ें निर्धारित होती है। कि यहाँ पे देखो आगे लिखा जाता है, एस पांडे जी लिखते हैं, इस समाज में अनेक कर्ता होते हैं और उनकी सभी क्रियाएं लक्ष्य उन्मुख होती है। यानी जितने भी व्यक्ति हैं जो भी क्रिया करिए सभी क्रिया किसके आधार पर करिए, लक्ष्य उन्मुख। जैसे देखो कोई कमाने के लिए कहीं काम कर रहा है, कहीं जॉब पे जा रहा है या फिर कहीं अपना शॉप वगैरह भी खोला है, तो उसके संबंध में जो भी कस्टमर से मिल रहा है, जो भी लोगों से मिल रहा है, बातचीत हो रही है, उसके जो संबंध बन रहे हैं किसके आधार पर है, उसकी क्रिया के आधार पर, उसके लक्ष्य के आधार पर। लक्ष्य क्या है, उसका कमाना, इनकम अर्जित करना। तो उस इनकम अर्जित करने के लक्ष्य के हिसाब से उसका जो कि विभिन्न क्रियाएं वो कर रहा है, जिसके आधार पर विभिन्न सामाजिक संबंध वगैरह उसका बनते जा रहा है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। फिर देखो यहाँ पे कहा जाता है इच्छा या प्रेरणाओं से। अब यहाँ पे देखो बताया जाता है जो सामाजिक क्रिया होती है वो स्टार्ट कैसे होती है किसी व्यक्ति में, उसका आरंभ कैसे होता है और वो कैसे जो कि पूरी एक क्रिया बनती है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। इन्होंने बताया सामाजिक क्रिया के 3 स्तर, यानी कि 3 स्टेप में कोई सामाजिक क्रिया होती है। पहला अभिप्रेरणा होना चाहिए उसके लिए, यानी कोई इच्छा होनी चाहिए व्यक्ति को, मोटिवेशन वगैरह होना चाहिए कोई क्रिया करने के लिए। दूसरा संज्ञानात्मक स्तर, यानी कि उसके संबंध में नॉलेज वगैरह होना चाहिए। तीसरा मूल्यात्मक स्तर, यानी कि वो कोई क्रिया अगर करेगा तो देखेगा कि वो समाज में एक्सेप्टेबल क्रिया है या नहीं है,
या फिर वो जो कि समाज में उचित है या अनुचित है। तो इस आधार पर जो कि वो अपनी क्रिया को जो कि करेगा। तो ये 3 आधार पर जो कि कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक क्रिया करता है। पहला कि क्रिया के लिए अभिप्रेरणा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। दूसरा, उस क्रिया के संबंध में नॉलेज होना चाहिए, मतलब जो भी वो एक्शन वगैरह कर रहा है तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तीसरी बात यहाँ बोला है कि उसका जो कि मूल्यांकन किया जाता है किसमें, सामाजिक जो मूल्य है उसके आधार पर, जो कि वो मूल्यांकन करके ही लास्ट में वो डिसाइड करता है कि अब ये मुझे करूँ या ना करूँ। जैसे अगर कुछ चोरी करना है किसी कंडीशन में तो हो सकता है तो वो डिसाइड करके उसको लगेगा चोरी करना तो सही बात नहीं है, फिर सोचता है कि मेरी मजबूरी, मुझे चोरी करना पड़ेगा, तो वो अब द्वंद्व की स्थिति में आता है। तो वो सोचता है मैं चोरी करूँ कि ना करूँ, यानी कि ये नैतिक मूल्य के आधार पर डिसाइड करता है। अगर उसके अंदर नैतिक मूल्य है तो वो चोरी नहीं करेगा, लेकिन अगर नैतिक मूल्य है तो चोरी नहीं करेगा, नैतिक मूल्य की कमी हो जाएगी या फिर कमज़ोर पड़ेगा तो वो चोरी करेगा। तो वही इसका मूल्यांकन स्तर है। तो ये 3 बातें यहीं पर जो कि डिटेल में बताई जाएंगी। तो देखो बोला जाएगा कि पहली बात अभिप्रेरणा से शुरू करते हैं। इच्छा या प्रेरणाओं से प्रेरित होकर कर्ता लक्ष्य प्राप्ति की वस्तु की ओर बढ़ता है, यानी ये क्या है, अभिप्रेरणात्मक और उन्मुखता है। यानी किसी इच्छा या कोई मोटिवेशन उसको मिला तो वो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है। कर्ता जब लक्ष्य प्राप्ति की वस्तु की ओर बढ़ता है तो सर्वप्रथम वह वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इस स्तर को संज्ञानात्मक स्तर कहा जाता है। तत्पश्चात कर्ता में वस्तु के प्रति अनुराग, भावना, इच्छा आदि जागृत हो जाती है। आपने किसी को देखा उसने वो आईएएस मान के चलो, यहाँ एग्जाम्पल एक साथ साथ चलते हैं। आईएएस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने किसी डीएम को देखा, उसके पास काफ़ी पावर है, आपने देखा उसके आगे पीछे पुलिस वगैरह अधिकारी वगैरह घूमते रहते हैं, तो आपको लगा ये यार बहुत सही आदमी है, मुझे भी इस रैंक पे जाना है, मुझे भी ये काम करना है। तो ये क्या हुआ, आपके अंदर अभिप्रेरणा आया, ठीक है। अब जब आप डीएम बनने के सपना देख रहे हो तो आप क्या करोगे, आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से देखोगे डीएम बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, क्या क्या चीज़ें जो कि हमको करना होगा। तो इसके बारे में आप जो कि क्या करोगे, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ज्ञान प्राप्त करोगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखोगे यहाँ बोला कि तत्पश्चात कर्ता में वस्तु के प्रति अनुराग, भावना, इच्छा आदि जागृत हो जाती है। फलतः वह वस्तु की ओर या तो आकर्षित होता है या विकर्षित होता है। यानी कहने मतलब आपने जब सब कुछ देख लिया कि डीएम बनने के लिए ये चीज़ें चाहिए होती है, ये एग्जाम मतलब कुछ एग्जाम है वो क्लियर करना होगा, उसके लिए ये सब मटेरियल चाहिए, इतना टाइम चाहिए, इतना जो कि स्टडी हमको करना होगा। जब आप ये आपको लगता है ये सब चीज़ आप कर लोगे, आपको जो कि इसको करने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं होता है और आपके अंदर की इच्छा भी है कि आप ये सब कर सकते हो, करना चाहते हो, तो जो कि क्या होता है, व्यक्ति अब डिसाइड कर लेता है कि हाँ मुझे ये क्रिया करना है। यानी कि कोई सी क्रिया के आरंभिक स्तर से लेकर हमने लास्ट स्तर तक देख लिया कि कैसे कोई क्रिया जो कि पहले स्टार्ट होती है, फिर उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद हम तय करते हैं कि हमको वो करना है कि नहीं। अगर वो हमको अच्छा लगेगा तो हम लोग करेंगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करेंगे। तो यही बात यहाँ पे पूरा जो कि डिटेल से समझाते हैं आपके पार्सन जी, ठीक है। फिर देखो कहा जाता है इसके बाद वह वस्तु और अपनी इच्छाओं के बीच तालमेल बैठाता है, उसके हर पक्ष का विश्लेषण करता है तथा नैतिक निर्णय लेता है, यानी कि मूल्यांकन स्तर पर जो कि निर्णय लेता है। अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने देख लिया आईएएस बनने के बाद, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो अमीर बनने का ख्वाब देख रहा हो, उसको लग रहा है कि यार मुझे अमीर बनना है, क्योंकि अमीर लोगों के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, उनको समाज में काफ़ी सम्मान वगैरह, मान वगैरह भी मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब अमीर बनने की बात है तो हो सकता है कि आप क्या करो, अमीर बनने आपने सोच लिया पहले कि हमको अमीर बनना है, आइए आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया। अब इसके लिए आप क्रिया करोगे तो इसके बारे में जानकारी वगैरह लोगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पाएंगे। पहला कि मेहनत करके, दूसरा कि चोरी चकारी करके, डकैती वगैरह करके, ठीक है, लूटपाट करके या फिर स्मगलिंग वगैरह करके, इलीगल काम करके। तो आपको लगा कि पहले काम में काफ़ी ज़्यादा मेहनत है और चांस भी बहुत कम है कि मैं इससे अमीर इस जन्म में शायद ही बन पाऊँ। दूसरा काम आपने देखा, दूसरा विकल्प, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा जो कि संभावना है मेरी अमीर बनने की, लेकिन हो सकता है मैं इसमें पकड़ा जाऊँ और इसमें जो कि मुझे समाज में जो कि इज्जत वगैरह ना मिले। तब जो आपका फाइनल निर्णय होगा, जैसे यहाँ पे बताया गया ना कि आप इसके बाद जो कि अपनी इच्छाओं के बीच तालमेल बैठाते हो, वस्तु और इच्छाओं के बीच तालमेल बैठाते हो और नैतिक निर्णय लेते हो। यानी कि अगर आपको लगता है कि चोरी डकैती से मैं तो आसानी से धनी बन जाऊंगा, लेकिन चोरी डकैती से क्या होगा, मुझे समाज में वो इज्जत नहीं मिलेगी, तो आप क्या करो, यानी आपको अंदर वो नैतिकता आ रही है कि नहीं ये गलत काम है, हमको इस तरह से जो कि अमीर नहीं बनना है। अगर आप इस चीज़ को जो कि इस आधार पर सोचते हो तो आप चोरी चमारी नहीं करोगे, आप बल्कि जो कि मेहनत से परिश्रम करके अमीर बनने का काम आगे करोगे। तो आप इस चीज़ को छोड़ दोगे और इस चीज़ पर अमल करोगे। यानी कि आपकी सामाजिक क्रिया का निर्धारण किस आधार पर हुआ, जो समाज के मूल्य हैं उस आधार पर जो कि आप लास्ट में जो कि सोचते हो कि ये काम सही है कि नहीं, किसके आधार पर, सामाजिक मूल्यों के आधार पर। उस आधार पर सामाजिक मूल्यों से तालमेल बैठाते हुए जो कि आप अपनी क्रिया को चुनते हो कि हाँ ये मेरा लक्ष्य है, इसी को मुझे करना है। तो यही पूरी बात जो कि यहाँ पे पासवान जी समझाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कोई क्रिया कैसे आरंभ होती है। यहाँ पे जैसे बताया गया आपका, देखो
कि 3 स्तर होते हैं किसी क्रिया के। पहले अभिप्रेरणा होना चाहिए, दूसरा उस जो क्रिया आप करें उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज वगैरह आप देखोगे, वो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर थर्ड, वो लास्ट में जब आपको अगर सब कुछ ठीक लग रहा है, आपको लगता है सही है, फिर आप उसका सामाजिक मूल्य के स्तर पर जो कि मूल्यांकन करोगे, देखोगे वो जो कि सही है या नहीं है, या उचित है या अनुचित है। ठीक है, ये 3 आधार पर जो कि सामाजिक क्रिया कोई भी होती है। फिर साथ ही यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि इस स्थिति की दशाएं भी कर्ता की क्रिया को प्रभावित करती है, यानी कि जो आपका समाज में जो भौतिक और सामाजिक दोनों जो दशाएं हैं वो देखो किसी भी क्रिया को प्रभावित करती है। जैसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया कि सामाजिक और भौतिक दशाएं क्रिया को प्रभावित करती है, यानी किसी समाज की जो भी सामाजिक दशाएं होंगी, कि जो भी भौतिक दशाएं होंगी, वो जो कि व्यक्ति के क्रिया को प्रभावित करेगी ही। ठीक है, तो इस तरह की बात यहाँ पे कही जा रही है। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, इस संदर्भ में पार्सन्स का कहना है कि किसी स्थिति में क्रिया करते समय कर्ता और सामाजिक व्यवस्था के मध्य संबंध स्पष्टता निर्धारित नहीं होता है, इसलिए क्रिया करते समय कर्ता की समझ सांस्कृतिक मूल्य या क्रिया के कुछ वैकल्पिक तरीकों के रूप में जोड़ों के रूप में विद्यमान है। पार्सन्स ने सांस्कृतिक मूल्य या क्रिया के इन तरीकों को 5 जोड़ों की पहचान की है, यानी कि यहाँ पे पार्सन्स कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई क्रिया करता है तो उसके मन में एक द्वंद आता है कि वो ये क्रिया करे या ना करे, ये चीज़ को चुने या फिर वो चीज़ को चुने। तो उसके पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं किसी क्रिया करने के लिए, सही या गलत का, या फिर इस दोनों अगर सही है तो उसमें से कौन ज़्यादा सही है, किसका हमको चुनाव करना चाहिए। जब वो सामाजिक मूल्यों के बीच में द्वंद्व की स्थिति में आता है, तब वो जो कि इस तरह के जो आपका द्वंद्व है उसमें जो कि आ जाता है। ठीक है, तो जैसे उन्होंने कौन से 5 जोड़ों की पहचान की है सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर, जैसे प्रदत्त और अर्जित, बहुपक्षीय या एकपक्षीय, विशिष्ट परक या सार्वभौमिक, भावात्मक या भावात्मक तटस्थता, सामूहिक हित या स्वहित। यानी कि अगर आप देखो जो आपका क्रिया को प्रदत्त के आधार पर होगा या फिर कुछ अर्जित आपको हो रहा है उस आधार पर आप क्रिया करो, किसी एक पक्ष को ध्यान में रख के क्रिया करें, अभी बहुत सारे पक्ष को ध्यान में रख के क्रिया करेंगे, कोई विशिष्ट क्रिया करेंगे या फिर कोई सार्वभौमिक हित के आधार पर क्रिया करेंगे, कुछ भावनाओं के वशीभूत होकर क्रिया करेंगे या फिर भावनाओं से दूर होकर क्रिया करेंगे, समूह के आधार पर सामूहिक हित को प्राथमिकता देते हुए क्रिया करेंगे या फिर अपने हित को जो कि प्राथमिकता देते हुए क्रिया करेंगे। तो इस तरह आधार पर बताया जाए कि क्रियाओं में जो कि हमको द्वंद्व देखने को मिलता है और व्यक्ति जो कि अपने द्वंद्वों को जो कि सामाजिक मूल्यों से तालमेल बैठाते हुए सामाजिक क्रिया को करता है। तो यही बात यहाँ पे पूरी जो कि सामाजिक क्रिया की बात यहाँ पे कही जाती है पार्सन्स की। फिर देखो आगे वही बात आ जाती है, वही कंक्लूजन की बात की जो सामाजिक क्रिया वो क्या है, तो बोलते हैं इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी कर्ता द्वारा लक्ष्य तक पहुंचना ही सामाजिक क्रिया है और यह क्रिया कर्ता के व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के संदर्भ में निरूपित होता है। तो इस तरह से यही बात यहाँ पे की जाती है। अब देखो यहाँ पे इनकी आलोचना भी की जाती है कुछ इस सामाजिक क्रिया के पार्सन्स के। देखो आलोचना से आपको और क्लियर हो जाएगा सामाजिक क्रिया की एक्चुअली से पार्सन्स जो कि सामाजिक क्रिया में क्या बताना चाहते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पहले पॉइंट में आलोचना में बोला जाता है कि पार्सन्स ने व्यक्ति के क्रिया के संपादन में समाज के मानदंडों या मूल्यों को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान किया है और भौतिक हितों की भूमिका की उपेक्षा की है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की जा रही है। लेकिन आपको एक बात ये भी समझ में आ रहा है कि पार्सन जो है वो सामाजिक क्रिया के लिए देखो सामाजिक जो मूल्य है, मानदंड है, उस पर जो कि अधिक बल देते हैं, यानी कि समाज के जो मूल्य है उसी के आधार पर व्यक्ति क्रिया भी करता है। तो ये बात आपको क्लियर यहाँ से हो गई। फिर दूसरी आलोचना देखो यहाँ पे की जाती है कि पार्सन अपने क्रिया सिद्धांत और व्यवस्था में तालमेल बैठाने में असफल रहते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत क्रिया को सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित बताकर अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक निर्धारणवाद के दुर्गुण से ग्रसित हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे कहा जाए कि जो पार्सन्स का जो क्रिया सिद्धांत है वो जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें देखो तालमेल बैठाने में असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं जो आपका व्यक्तिगत क्रिया है वो सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित होता है, जबकि ऐसा नहीं। जो व्यक्तिगत क्रिया वो जरूरी नहीं कि व्यक्तिगत जो यानी किसी व्यक्ति का जो भी क्रिया है जरूरी नहीं कि वो सामाजिक व्यवस्था से निर्धारित हो, वो उसका कुछ इनोवेशन वगैरह भी हो सकता है, उस आधार पर भी वो व्यक्ति क्रिया कर सकता है। तो यही इसी आधार पर इनकी आलोचना भी की जाती थी। थर्ड पॉइंट को बोला जाए कि पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के प्रकारों को प्रतिमान परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत करके इसे अनावश्यक रूप से बोझिल बना दिया है। अर्थात देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, जो पार्सन्स ने बताया था ना कि जब कभी व्यक्ति जो कि सामाजिक मूल्यों के द्वंद्व में फंसता है तो वो 5 प्रकार के परिवर्तक के रूप में जो कि द्वंद्व में आ जाता है और उसी में से किसी एक को चुनाव करके जो कि अपनी सामाजिक क्रिया को करता है। तो इस तरह का जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया तो उसके आधार पर जो आलोचक है वो बोलते हैं कि ये इस तरह से उनके जो सामाजिक क्रिया उसको अनावश्यक रूप से बोझिल बना देता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि पार्सन्स का यह सिद्धांत सामाजिक क्रिया के अमूर्तीकरण की एक योजना मात्र जिसका आनुभाविक साक्ष्यों से कोई लेना देना नहीं है। इस संदर्भ में देखो तो यह पद्धति
पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है। यानी यहाँ पे बोला जाएगा कि जो पार्सन्स का यह जो सामाजिक सिद्धांत का यह जो सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है, इसका कोई मतलब पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं है, कोई यह मतलब कि आपका थ्योरी वगैरह नहीं है, सिर्फ एक मतलब इनकी जो विचारधारा है उसी बात की बात यहाँ पे बताई जा रही है, जो कि बताया जा रहा है कि जो कि काफ़ी त्रुटिपूर्ण है अध्ययन के लिए। फिर देखो यहाँ पे आलोचना में बोला कि पार्सन्स ने बहुत हद तक शास्त्रीय परंपरा के समाजशास्त्री जैसे दुर्खिम, परेटो, वेबर और अर्थशास्त्री जैसे मार्शल एडम स्मिथ की चिंतन पद्धति का अनुसरण करते हुए सामाजिक क्रिया का विवेचन विश्लेषण किया है और सामाजिक क्रिया के अपने अवधारणात्मक ढांचे में नई अवधारणाओं की व्याख्या भी इस तरह से की है। यानी यहाँ पे बोला है कि जैसे जो देखो पार्सन जो है वो देखो जो समाजशास्त्री हैं, जो अर्थशास्त्री है, उन दोनों को कंबाइन करके जो कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत वगैरह अपना प्रस्तुत करते हैं, जो कि उसी आधार पर बोला जाएगा कि इस तरह से देखो सामाजिक क्रिया जो कि काफ़ी जो इनका सिद्धांत वगैरह या फिर जो विचार है वो काफ़ी व्यापक एक तरह से देखने को मिल रहा है, परंतु वे कोई व्यापक और तर्कसंगत व्याख्या प्रणाली विकसित नहीं कर पाए हैं और न ही समाज शास्त्र को किसी ऐसे संप्रदाय को जन्म दिया है जिससे सामाजिक घटना के नए प्रकारों को संकेत मिलता है। लेकिन बोला जाता है वही कि ये जो इनका सिद्धांत है वो कोई ऐसा थ्योरी का निर्माण नहीं करता जिससे जो कि सामाजिक घटनाओं का नए आयाम से या नए दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा सके। ठीक है, तो इस आधार पर इनकी आलोचना वगैरह की जाती है। उपरोक्त आलोचनाएं निश्चित तौर पर पार्सन्स के विचारों में निहित कुछ त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं, परंतु ये पार्सन्स के विचारों को पूरी तरह से खारिज करने में सक्षम नहीं। यानी कि एक तरह से देखो जो पार्सन्स का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं हमको महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। अब देखो सामाजिक क्रिया पर अन्य जो सिद्धांत है, अन्य लोगों के सिद्धांत है, वो भी यहाँ पे बात की जाती है। जैसे बोला गया कि पार्सन्स से पूर्व सामाजिक क्रिया के बारे में जो उपयोगितावादी थे, यानी सोशल एक्शन पे उपयोगितावादी की क्या विचार थे, उन्होंने उपयोगितावादियों की मान्यता थी कि सामाजिक क्रिया व्यक्ति के लाभ हानि के तर्कसंगत मूल्यांकन द्वारा निरूपित होता है। यानी जो आपके उपयोगितावादी हैं वो क्या बोलते हैं कि कोई भी सामाजिक क्रिया किस आधार पर होती है, व्यक्ति का जिसमें लाभ अधिक होता है वो क्रिया ज़्यादा करेगा, जिसमें हानि होता है वो क्रिया कम करेगा। तो इस आधार पर जो कि व्यक्ति का जो कि सामाजिक क्रिया निर्धारित होता था किसके आधार पर, लाभ हानि के आधार पर, उपयोगितावादी के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो आदर्शवादी हैं, आदर्शवादी मानते थे कि सामाजिक क्रिया का निरूपण मूल्यों एवं विचारों द्वारा होता है। यानी जो सामाजिक मूल्य है, जो सामाजिक विचार है, जो श्रेष्ठ विचार है, उनको ध्यान में रखकर कोई व्यक्ति सामाजिक क्रिया वगैरह करता था। जबकि जो प्रत्यक्षवादी हैं, यानी जो साइंटिफिक पहलू पे ज़्यादा बल देते हैं, तो वो उनका मानना है कि चूँकि कर्ता को स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है और उनकी क्रिया सामाजिक नियमों के अनुसार होती है, फलतः उनमें फेरबदल या गलती की संभावना नहीं होती। यानी जो प्रत्यक्षवादी वो बोलते हैं कि जो भी कर्ता अपना काम करता है वो सामाजिक नियमों के आधार पर जो कि एक्शन वगैरह करता है। जैसे आज देखो कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता, क्यों? चोरी करने के लिए एक बार सोचता है, जल्दी चोरी नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये देखो सामाजिक नियम के हिसाब से देखोगे तो गलत है, इसलिए व्यक्ति जो कि चोरी नहीं करता है, इस तरह की सामाजिक क्रिया करने से बचता है। तो वही बात किया जाए कि जो प्रत्यक्षवादी वो सामाजिक नियमों के अनुसार ही उनकी क्रिया का निर्धारण होता है। ठीक है, इस तरह से हमने विभिन्न विचार भी देख लिए सामाजिक क्रिया पे। तो पार्सन्स ने अपने सामाजिक क्रिया सिद्धांत में सामाजिक क्रिया के बारे में उपरोक्त विचारों को समन्वित करने का प्रयास किया है और इस संदर्भ में उसके द्वारा दुर्खिम, वेबर, परेटो, मार्शल आदि के विचारों का समन्वय सामाजिक क्रिया के क्षेत्र में सराहनीय योगदान है। यानी कि जो पार्सन्स है उन्होंने देखो विभिन्न जो सिद्धांतकार हैं उनके जो कि विचारों को अपने में एब्जॉर्ब करने की कोशिश किया और उन सभी को विचारों को मिलाकर जो कि अपना विचार वगैरह बताया। यहीं पर ये आपका सोशल एक्शन वाला जो कि सिद्धांत है वो खत्म हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा आता है, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।